सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मेरी जंग उसामा गाजी के साथ आज आप जान सकेंगे, पीपल्स पार्टी रिकॉर्ड बनाएगी या रिकॉर्ड का हिस्सा। सिंध में बरसों से करप्शन का व्यापार, क्लज़म सियासत में है किसका सफीना डूबने को। तहरीक इंसाफ जारहाना बैटिंग को तैयार, जरदारी की किस्मत का फैसला करीब। बिलावल की गिरफ्तारी दिल गुर्दा चाहिए। 2018 की बड़ी खबरें कौन सी? 2019 पाकिस्तानियों की खुशियों का अमीन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और ये है मेरी जंग। आज का शो स्पेशल है। आज मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूं। कल एक बड़ी भरपूर खुसूसी ट्रांसमिशन भी आप बोल न्यूज़ पर देख सकेंगे। कल का दिन बहुत अहम है। 2018 का ये आखिरी दिन है, 31 दिसंबर, और एक बहुत ही अहम केस लगा हुआ है कल सुप्रीम कोर्ट में। इस हवाले से हम लम्हा बलम्हा आपको आगाह करते रहेंगे। कल तमाम दिन क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में। और कल आपको पता है कि मलिक रियाज साहब जो कि बहरिया टाउन के करता उनको भी बुलाया हुआ है। क्या अहकामात आते हैं सुप्रीम कोर्ट से, क्या कुछ हुआ है जीआईटी की रिपोर्ट आने के बाद, इस सब के हवाले से हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन आज हमने बात करनी है जो इस वक्त सिंध में हो रहा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत लग रहा है कि पूरी कोशिश की है कि कुछ ना कुछ किया जाए। पहली कोशिश तो ये नजर आ रही है कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर किसी तरह से पीपल्स पार्टी की मौजूदा हुकूमत को हटाया जा सके। पहली कोशिश ये वाज़ेह नजर आ रही है और इसीलिए फवाद चौधरी साहब को टास्क मिल चुका है और सिंध जाकर उन्होंने यही कुछ करना है। कुछ अहम मुलाकातें हैं। कोशिश ये हो रही है कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जा सके और अपोजिशन को कम से कम बहुत ज्यादा मुत्तहिद किया जा सके। इसी तरह से कल एक तहरीक भी आ सकती है मुराद अली शाह साहब के खिलाफ आने वाले दिनों में अदम एतमाद की कि उनको हटाया जाए और वज़ीर आला सिंध कोई और लाया जाए। अगर ये सब कुछ नाकाम होता है तो फिर एक आखिरी ऑप्शन गवर्नर राज का भी है। अगरचे अभी तक तहरीक इंसाफ वाज़े तौर पर इस बारे में नहीं बता रही, लेकिन दोनों तरह के इशारे दिए जा रहे हैं। फैसल वावडा की अगर बात करें तो वो तो 20 लोगों का कहते हैं हमारे साथ भी हैं और गवर्नर राज लगाने की भी वो बात करते हैं। मगर आज पीपल्स पार्टी ने फिर भरपूर एक जवाबी वार कर दिया है और उन्होंने तो यह कह दिया है कि सिर्फ 4 लोगों के साथ, 4 MNS के साथ खड़ी है इस वक्त तहरीक इंसाफ की विपाकी हुकूमत और वो अपनी खैर मनाए। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कोई जवाबी वार करने को तैयार होगी? वो भी कुछ कोशिश करेगी कि कुछ लोगों को तोड़ा जा सके और विफाक में परेशान किया जाए तहरीक इंसाफ को। और मौका पाकर ऐसे लग रहा है कि जब इस वक्त तहरीक इंसाफ हमला कर रही है, सियासी हमला कर रही है पीपल्स पार्टी पर, तो नून लीग भी कोशिश कर रही है कि शायद उसका कुछ फायदा हो जाए पंजाब में। और पंजाब में भी चूंकि तहरीक इंसाफ के पास नंबर गेम में कुछ ही लोग हैं जिसकी वजह से वो हुकूमत में है, तो खैर नून लीग अब कह रही है कि शायद हम कुछ कर सकें और पंजाब में हम तहरीक इंसाफ पर सियासी हमला कर सकें। क्या होगा इस बारे में भी हम बात करेंगे और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना अफजल साहब हमारे साथ होंगे, उनसे इस बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि भुट्टो साहब का ट्वीट वो मैं अयाज लतीफ लेजो साहब ने चूंकि हमें ज्वाइन कर लिया है, सेक्रेटरी जनरल है ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के, जो कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर शायद हुकूमत बनाए सिंध में। अभी तक तो बहुत दूर लग रहा है लेकिन तकरीबन 17 लोग चाहिए। क्या इसमें कामयाब होंगे? इसमें GDA का किरदार बहुत अहम होगा। अयाज लतीफ लेजो साहब, मैं चाह रहा हूं कि बिलावल भुट्टो साहब ने वैसे तो बहुत सी ट्वीट्स की हैं जहां उन्होंने चीखों की जिस तरह बात की थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, तो उसका जवाब उन्होंने दिया कि पूरे पाकिस्तान से चीखें आ रही हैं कि बिजली महंगी, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, गरीब के सर पे ना छत, ना पेट में रोटी, ना तन पे कपड़ा। ये चीखें अब धाड़ में बदल रही हैं और ये धाड़ आपकी हुकूमत गिरा देगी, ये उन्होंने इशारा दिया। और जिस तरह आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आ गई जिसमें जो वज़ीर इत्तलात सिंध हैं मुशीर इत्तलात जनाब, उन्होंने इस पर भरपूर अपना मौक़िफ़ दिया है मुर्तज़ा वहाब साहब ने। लेकिन दूसरा जो ट्वीट है वो बड़ा अहम है, जिससे लग रहा है कि सिंध कार्ड जिसका हम बहुत जिक्र सुनते हैं, लग रहा है कि पीपल्स पार्टी अब वो भी खेलने जा रही है। क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब ने ट्वीट में कहा है, जी हां, सिंध से चीखें आ रही हैं कि सबसे ज्यादा पैदा करने वाले सिंध को गैस नहीं दी जा रही। सिंध से चीखें आ रही हैं कि सिंध को पानी नहीं दिया जा रहा। सिंध से चीखें आ रही हैं कि सिंध की ज़राअत तबाह हो रही है और सनतें तबाह हो रही हैं। लेकिन सिंध की कौम परस्त जमात
कहा जाता था अयाज लतीफ पिलेजो साहब की जमात को, तो अब ये सिंध कार्ड लगता है पीपल्स पार्टी भी खेलेगी और उससे भी पीछे नहीं हटेगी। अयाज लतीफ पिलेजो साहब, मैं चाह रहा हूं गुफ्तगू का आगाज आपसे करें, क्या सिंध में वाकई कोई तब्दीली आने वाली है, कोई तब्दीली की हवा आप देख रहे हैं? क्योंकि पीपल्स पार्टी बहुत मजबूत है और जमहूरियत तो यही है कि उनको चलने दिया जाए। मजबूत अगर एक जमात है उनकी हुकूमत है तो उनको चलने दिया जाए। आप समझते हैं कि इतने हालात खराब हो गए हैं अभी से कि कोई गवर्नर आज की या उनकी हुकूमत को हटाने की बातें हों या विद इन पार्टी कोई फॉरवर्ड ब्लॉक आप बनाएं? जाहिर है तब्दीली आनी है, जाहिर है सिंध के लोग दीवार से लग चुके हैं और वो बेचैन हैं। उस सिलसिले में पीटीआई भी कोशिश कर रहा है और बीइंग सेक्रेटरी जनरल ऑफ ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, मैं आपको बताऊं कि हम भी कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास 68 से लेकर 70 तक एमपीएस मौजूद हैं अपोजिशन के पास, मगर अभी हम मजीद 15 से 16 एमपीएस की जरूरत है। उस सिलसिले में पीपल्स पार्टी के कोई 18 से 22 के दरमियान एमपीएस इस वक्त जीडीए की क़यादत यानी पीर साहब पगारा से भी राब्ते में हैं और पीटीआई की लीडरशिप से भी राब्ते में हैं। कल और आज सारा दिन मेरी बात होती रही है पीर सदरुद्दीन शाह साहब से, मुर्तज़ा खान जतोई साहब से, अरबाब गुलाम रहीम साहब से और गौस बख्श महर साहब से। उन तमाम लोगों को हम कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं, हम साथ चल रहे हैं। और पीटीआई की क़यादत भी आपको पता होगा कि गुज़िश्ता इलेक्शन में हमने मिलकर इलेक्शन लड़ा था जीडीए और पीटीआई ने, तो इंशाल्लाह सिंध के लोगों को खुशी की नवीद मिलेगी और इंशाल्लाह इन हाउस चेंज लाने में हम कामयाब होंगे और आइंदा हुकूमत जीडी और पीटीआई की। तो ये तो पिलेजो साहब आप ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि कोशिशें आपकी तरफ से भरपूर हो रही हैं, तहरीक इंसाफ की तरफ से भरपूर हो रही हैं। अब देखते हैं कितनी कामयाब होती हैं कि आप 15 से 20 लोग साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी की हुकूमत को गिराना चाह रहे हैं सिंध में। लेकिन राना अफजल साहब, आपने बात सुनी तो नून लीग कहां खड़ी है? क्या नून लीग पंजाब में भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि शायद कोई डेंट डालना चाह रही है ये मौका पाकर कि जिस तरह पीपल्स पार्टी ने आज बात की कि सिर्फ 4 लोगों से खड़ी है विफाक में तहरीक इंसाफ की हुकूमत, तो पंजाब में भी सूरत हाल कुछ ऐसी है, तो नून लीग किस तरफ जा रही है? बहुत शुक्रिया। मैं नहीं समझता कि हमारी मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है। जो कर्ज़े अभी यूएई से ये लेके आए हैं और जो सऊदी अरेबिया से लेके आए हैं, उन कर्ज़ों की ये सूरत हाल है कि 3.18% पे सऊदी अरब का डिपॉजिट मिला है, $3 अरब का। जी राना साहब, ये तो मईशत की हम बात करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि मईशत अगर बुरी है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप पंजाब में अब जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ तहरीक इंसाफ कर रही है, आप पंजाब में नून लीग के खिलाफ वो करना शुरू कर दें, क्योंकि इस तरह की खबरें आई हैं कि नून लीग कुछ एक्टिव हो रही है। मैं दोबारा आता हूं आपकी तरफ। अयाज लतीफ पिलेजो साहब, जो अभी हमें नजर आ रहा है कि पीटीआई का दावा है कि उनके साथ अरकान असम्बली हैं, पीपल्स पार्टी का दावा है कि नहीं जनाब पीपल्स पार्टी कहीं नहीं जा रही, हम मजबूत हैं, तो ये कहीं लेने के देने नहीं पड़ जाएंगे तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कि यहाँ सिंध लेते लेते हाथ से निकल जाए पीपल्स ये तहरीक इंसाफ के? देखिए जी, मजेदार बात यह है ना कि इस वक्त क्राइसिस में कौन है? इस वक्त इम्कानी गिरफ्तारियों के शिकंजे में जकड़े जाने वाला कौन है? पीटीआई और जीडीए जकड़े जाने वाले हैं या पीपल्स पार्टी है? तो क्या सिंध में इस किस्म के दाना और जहीन लोग आपको एमपी मिलेंगे पीटीआई के या जीडीए के, जो इस वक्त डूबती हुई किश्ती में चढ़ के खुद भी डूब जाएं? एक किश्ती जब डूबती है तो उसमें से लोग कूदते हैं या उसमें मजीद आके सवार होते हैं डूबने वाली किश्ती में? तो पीपल्स पार्टी की नैया डूब रही है और उसमें चढ़ने के लिए तो कोई तैयार नहीं है। उससे उछल के कूद के बाहर निकलने के लिए दर्जनों के तादाद में लोग हैं। और अगर पीपल्स पार्टी के पास सिंध हुकूमत थी गुज़िश्ता 8 महीने से, तो कोई पीटीआई या जीडीए का कोई इरकान में से कोई अगर उनके साथ शामिल होना चाहते तो उस वक्त होते। अब तो पीपल्स पार्टी के अपने लोग, अच्छा फिर दूसरी बात है ना, पीपल्स पार्टी ने हर जिले में मखसूस जो एक टीम है 5-10 लोगों की, उसको जो करीब लोग थे उनको मिनिस्ट्री में भी अकोमोडेट किया, उनको फवायद भी दिए। बाकी पीपल्स पार्टी के 60-70 अराकीन वो हैं जिनको मुसलसल नजरअंदाज किया गया है तरक्याती कामों में भी और इख्तियारात के मामले में भी। तो वो जाहिर है कि वो कोई रास्ता देख रहे हैं और वो इन हाउस चेंज में हमारे मुआविन और मदद। राना साहब मईशत की तो बात हो रही है, आप टारगेट कर रहे हैं, लेकिन क्या इस बुनियाद पर ये जो पंजाब में अफवाहें हैं कि जनाब को कोशिश हो रही है तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ नून लीग की तरफ से, एक तरफ यौम तासीस आज था जो बड़े भरपूर तरीके से नहीं मनाया जा सका, ना मरियम नजर आई ना हमजा शहबाज, उस पर भी लोग नाला हैं, तो ये किधर है नून लीग? कहाँ पर है वो? पीपल्स पार्टी के साथ है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने के लिए कोशिश करेगी पंजाब में? कहाँ खड़ी है नून लीग?
देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो इसका जो इस सारे मामले को, जिसे आपने हलचल कहा, इसको शुरू करने वाले हुकूमत है और हुकूमत के मेंबरान को पर्सनली, जहाँ तक मेरा ख्याल है, इमरान खान कहता है कि आप ये बयान दो, आप ये बयान दो, ताकि हुकूमत की जो नाकामियाँ हैं और जो मार्केट पर एक जमूद की सूरत तारी हो चुकी है उससे लोगों की नज़र हटाई जाए। और यहाँ पे एक नाटक जो लगा हुआ है जी, करप्शन पकड़ी गई, फलाने का ये अकाउंट पकड़ा गया, आप पकड़ें, खामोशी से पकड़ें और उनके ऊपर एहतसाब करें। लेकिन ये इसकी कहाँ गुंजाइश है कि आप बेरोज़गारी फैल रही है। मुझे कल टॉक शो के दौरान कराची से किसी का फ़ोन आया, उन्होंने कहा जी आप कह रहे हैं कि जी इन्होंने 1 करोड़ नौकरी देनी है, 10 लाख तो इन्होंने और बेरोज़गार कर दिए हैं। अब तो इनको बोलें आपके 1 करोड़ 10 लाख नौकरी कहाँ, 10 लाख नौकरी कहाँ पे है। ये जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो बहुत नेगेटिव है। पाकिस्तान की जो अंदरूनी सूरत हाल है, आज इन्होंने पाकिस्तान की बैंकों से अरबों रुपए के कर्जे लिए और 13 कुछ पॉइंट के ऊपर वो कर्जा लिया, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे महंगा दाखिली कर्जा है। मुल्क के अंदर सबसे महंगा ये दाखिली कर्जा है। और उसका रिजल्ट क्या होगा कि स्टेट बैंक जो है आने वाले महीनों में लोकल बिजनेसमैन के लिए कर्जे का रेट और बढ़ा देंगे। तो ये कहाँ पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं, तो बेड़ा गर्क कर रहे हैं हमारी मईशत का। लेकिन फिर राणा साहब एक दफा फिर वो जवाब नहीं आया कि फिर आप क्या कर रहे हैं। पंजाब में कोई गठजोड़ हो रहा है तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही नहीं, चले एक गठजोड़ तो हो रहा है, एक हलचल तो सिंध में तो हो रहे हैं सिंध हुकूमत के खिलाफ फलेजो साहब। लेकिन ये पहली दफा नहीं है कोशिश हो रही हो सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ। लेकिन 1973 से लेकर आज तक सिर्फ 4 दफा ऐसे हुआ कि 4 वज़रा आला हो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नहीं थे, और वो भी ज्यादा गया या आमरीत का दौर हो या चले नून लीग ने कुछ अर्सा किसी के साथ कोलिशन बनाकर तो ऐसा किया कि कोई नॉन जियाला जिसको हम कह सकें वो आया हो। तो अब कैसे आप पीपल्स पार्टी का शहर कह सकते हैं कि खत्म अचानक से और उनकी हुकूमत जो है गिराई जा सकती है। अब तो ना अमरीत है ना इतनी मजबूत हुकूमत है जिस तरह की नून लीग की थी। ये तो मजेदार बात है ना, पीपल्स पार्टी पेश इस तरह करती है मीडिया में भी और लोगों के जलसों में भी पेश इस तरह किया जाता है कि जैसे वो आमिरों से टकराव पे हैं और बड़ी जमहूरी और लिबरल और डेमोक्रेटिक ताकत हैं। पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब ने तकरीर की थी कि हम अयूब से टकराए, हम मुशर्रफ से टकराए। अयूब खान के दौर में तो जुल्फकार अली भुट्टो साहब उनके वजीर थे और मुशर्रफ साहब से तो पीपल्स पार्टी ने एनआरओ लिया था, कोंडोलीजा राइस के मार्फत सारा मामला हल हुआ था। तो पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान जब टूटा और बांग्लादेश अलग हुआ तो उस वक्त एक मुश्तरका कौमी का इजलास हो जाता तो शायद पाकिस्तान 2 लफ्ज न होता। तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कहा था कि इधर हम उधर तुम, और उन्होंने कहा था कि ढाका के इजलास में जो जाएगा उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। तो अगर उस वक्त अक्सरती पार्टी अवामी लीग को हुकूमत पीपल्स पार्टी देने में राजी हो जाती, जिसके पास अक्सरियत थी, तो आज मुल्क एक मुश्तरका मुल्क होता, हमारा एक बहुत बड़ी ताकत होते हम। मगर उस वक्त भी भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी ने अपने इक़्तिदार के खातिर पाकिस्तान की पूरी जो इस्तेहकाम था उसको दाव पे लगा दिया। फिर आपके इल्म में है कि जो तालिबान हमारे गले में पड़े हुए हैं, ये भी नसीरुल्लाह बाबर साहब की क़यादत में बना था 88 के बाद। तो ये सारी चीजें, और उसके बाद आपको पता है कि इस वक्त जो नेशनल एक्शन प्लान है या पाकिस्तान को जो दहशतगर्दी का खतरा है या जो सीपेक के इम्कानात हैं कि उसके साथ जुड़ के एक बड़ी तरक्की याफ्ता मुल्क की सूरत में हम तब्दील हो जाएं, उसके राह में भी रुकावट क्या चीज है? आलमी इदारे आपको क्या कहते हैं? वो 3 चीजें कहते हैं। एक तो कहते हैं आप टेररिज्म खत्म करें, दूसरा करप्शन खत्म करें, तीसरा टैक्स नेटवर्क में ले आए पाकिस्तान को। तो इन 3 चीजों की राह में रुकावट कौन सी चीज है सिंध में? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो टैक्स भी नहीं देते और जो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस हैं, करप्शन में, और जो दहशतगर्द जो है उनको फैसिलिटेट करने वाले लोग। नहीं, लेकिन साहब माजरत के साथ नहीं, दहशतगर्दी का तो नहीं कहना चाहिए। बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत होती है दहशतगर्दी की वजह से। स्वात में ऑपरेशन होता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, तो ये कम से कम इल्जाम नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर लगाना चाहिए। ये बात अगर आप का कार्ड खेलना, वो तो शायद किसी हद तक दुरुस्त होता है कि आज फिर बिलावल साहब ने जिस तरह ट्वीट किया कि सिंध कार्ड की कोशिश किया कि सिंध के साथ कुछ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, तो आपको लगता है कि एक दफा फिर लोग इस बात पर आएंगे कि शायद वाकई का पानी का हिस्सा नहीं मिल रहा, तो लिहाजा पीपल्स पार्टी के साथ आकर मिल जाएं?
सिंध कार्ड एक्सपायर हो चुका है जी। सिंध कार्ड जो जेन्युइन है कि सिंध के लोगों को तरक्की मिले, वो सिंध कार्ड हमारे पास है, सिंध के 7 करोड़ लोगों के पास है। पीपुल्स पार्टी हमेशा अपने मुतालबात पे, अपने इक़्तिदार को तूल देने में जब नाकाम होती है तो वो अचानक फिर नेशनलिस्ट बन जाती है। पीपुल्स पार्टी खुद 5 साल इक़्तिदार में थी, तो बताएं ना, ऐवान सदर में जरदारी साहब ने सिंध के दही इलाकों के कितने लोगों को रोजगार दिया। सिंध के किसानों को इनके पास 30 शुगर मिल रहे हैं, तो सिंध के पूरी जो स्पाइनल कार्ड है वो शुगर केन और कपास और गंदुम है, तो उसके आबादगारों को क्या मिला, किसानों को क्या मिला। खवातीन को 2,500 रुपये महीने पे चला के बेचारों को कार्ड के आसरे में, सिंध कार्ड के बजाय उनको एक कार्ड हाथ में पकड़वा दिया इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का। तो ये जो लूट खसूट है उसमें गैस और पेट्रोल पे उन्होंने कभी बात की है? इन्होंने कभी इरसा और वापडा को कहा है? जिस तरह ये अनवर मजीद का केस लड़ रहे हैं, इस तरह पीपुल्स पार्टी ने कभी कहा कि सिंध के गंदम के आबादगारों को या शुगर केन के आबादगारों को पानी मिले? गैस की बात कर रहे हैं इन्होंने, अभी नूरी आबाद की मस्जिद के प्रोजेक्ट के लिए, गैस के लिए सारे सिंध में इन्होंने एहतजाज किया। कभी उन्होंने कहा कि थरपारकर को या खैरपुर के नारा के इलाके को या कोहिस्तान को या काछे के इलाके को गैस मिले? इन्होंने कभी कहा कि कराची में बसने वाले आम मुतवस्सित और निचले तबके के लोगों को रोजगार मिले, उनको तालीम मिले? इनका ये एजेंडा ही नहीं है। इनका एजेंडा है कि डराओ लोगों को, खबरदार अगर हमें इक़्तिदार से बाहर निकाल दोगे तो सिंध में कोई आज़ादी की तहरीक चल जाएगी, सिंधु देश बन जाएगा, आज़ाद बलूचिस्तान बन जाएगा। ये डरा धमका के पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के आइन को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। अब ये ब्लैकमेलिंग हम नहीं चलेंगे। राना साहब, ये इस वक्त भरपूर सियासत हो रही है, तहरीक इंसाफ अपना जोर लगा रही है, पीपल्स पार्टी दबाव में है और वो भी अब जवाबी वार कर रही है। नून लीग तो बिल्कुल कहीं नजर ही नहीं आ रही इस वक्त। आज यौम तासीस पर बिल्कुल मामला ठंडा था, कारकुन परेशान हैं, नाराज हैं कि ना मरियम ना हमबाज। ये क्या हो रहा है? बाज फिर लोग कहते हैं कि जनाब ये तो डील का चक्कर है सारा। देखिए, यौम तासीस तो आपने अपनी पार्टी का एक दिन बनाना है जिस दिन आप कहते हैं कि हमारी पार्टी कायम हुई थी, और वो आज हमने हर जगह के ऊपर इंडिविजुअल लेवल के ऊपर और शहरों के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे हमने मनाया है। और उसका हमें बेहतर गैदरिंग हुई है। उसकी वजह ये कि लाहौर में अगर मेरे हलके से लोग जाते तो 300 जाते, 500 जाते, 600 जाते। आजकल शादियां और क्या कई मसरूफियात हैं, 1000 बंदा मैं ले जाता। जो अब हमने अपने एक हलके में की है, तो आप देखें कि अगर 1000, 2000, 3000 बंदे एक हलके के अंदर हमने इकट्ठे करके पार्टी के पैसे दिए, बहुत बड़ा मैसेज गया है। तो ये जो स्ट्रेटजी इन्होंने चेंज की वक्त के मुताबिक बड़ी दुरुस्त स्ट्रेटजी है। हमारी पार्टी मजबूती से खड़ी है। हमारी पार्टी का जो नस्ब-ओ-लैन है वो कोई ऐसा नहीं कि किसी शख्सियत परस्ती का नस्ब-ओ-लैन है। हम जमहूरियत परस्ती के नस्ब-ओ-लैन पे हैं। जमहूरियत की मजबूती उन तमाम लोगों को, उन तमाम इदारों को जो जमहूरियत के अंदर बदनीयती से आते हैं और इसको कमज़ोर करके अपने आप को ताकतवर करना चाहते हैं, हम ज़हनी तौर पे, अमली तौर पे और इक़दामात के हवाले से उनके ख़िलाफ़ हैं। और हम समझते हैं ये लोग पाकिस्तान के दुश्मन हैं, पाकिस्तान की जमहूरियत के दुश्मन हैं। और इसके लिए हमारी पार्टी में इसी नज़रिए के लोग हैं, वो बदलेंगे नहीं। वो पार्टी के पाकिस्तान के वफादार हैं और पाकिस्तान को एक जमहूरी मुल्क। आखिर में प्लेजो साहब हाल है कि पीर साहब पगाड़ा कहा करते थे कि बिलावल हमारा बच्चा है। मौजूदा पीर पगाड़ा जो आपके सियासी इत्तेहादी भी हैं, क्या वो भी ऐसा नहीं सकते? नहीं, ये हमारा बच्चा तो हर वो शख्स है जो पूरा मुन है, जमहूरियत पसंद है, पाकिस्तान की सालबियत में, पाकिस्तान की वैदानियत में, सिंध के लोगों की तरक्की में, 22 करोड़ पाकिस्तानी की तरक्की में यकीन रखता है, वो हमारा बच्चा है। जो शख्स करप्ट लोगों के साथ होगा वो हमारा बच्चा कैसे हो सकता है? कोई भी ऐसा शख्स हमारा साथी, कम अज कम कौमी अवामी तहरीक के सदर की हैसियत से और GDA के सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का दुश्मन दहशतगर्द हो, करप्ट शख्स हो, इंतहा पसंद हो, जो पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के वफाक को, पाकिस्तान के वसाइल को निशाना बनाए, वो हमारा बच्चा, हमारा साथी, हमारा हम सफ़र हो ही नहीं सकता। हाँ, रास्ता तब्दील करें, करप्शन छोड़ दें, करप्शन से तौबा तायब हों, केस को फेस करें और अपनी सजाएं काटें, और उसके बाद साफ शफाफ होकर कोई भी आके हमारे साथ आ जाए। तो रियाज लतीफ प्लेजो साहब और जनाब राना का बहुत शुक्रिया। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद बात करेंगे माजी में क्या कुछ हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ और कब कब ऐसा हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में
हुकूमत ना बना सकी हो या उसके हाथ से छीनी गई हो सिंध में हुकूमत। तो माजी पर नजर डालेंगे और क्या दोबारा ऐसा होना मुमकिन है, उससे हमें वाज़ेह तौर पर अंदाजा हो जाएगा ब्रेक के बाद। गुज़श्ता 4 दिहाइयों से भी ज्यादा अरसे को अगर हम देखें तो ज्यादातर हुकूमत सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा कभी सिंध में किसी की हुकूमत ही ना आई हो। 90 की दिहाई में भी ऐसा हुआ है, 2000 के बाद भी ऐसा रहा, लेकिन ये जरूर है कि मुसलसल हुकूमत 11 साल, पिछले 11 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, जिसे ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किला है सिंध और सिंध में पीपल्स पार्टी को कोई नहीं हरा सकता। लेकिन माजी में हमने देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा भी लोग हुकूमत में रहे और कई दफा तो ऐसा हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग ही अलग हुए, जिस तरह की आज एक दफा फिर कोशिश हो रही है। तो क्या माजी की तरह आज भी अब इस हाल में भी ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग ही इसको छोड़कर किसी और जमात में या एक फॉरवर्ड ब्लॉक पैट्रियट की शक्ल जिस तरह हमने माजी में देखी उस शक्ल में आए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाला कोई और शख्स सिंध का वज़ीर आला बन जाए? 1990 में ऐसा हो चुका है। जाम सादिक अली मरहूम सिंध के 20वें वज़ीर आला थे और जाम सादिक का ताल्लुक किसी पार्टी से नहीं था, वो आज़ाद हैसियत से वज़ीर आला के मनसब पर फाइज रहे। जाम सादिक अगस्त 1990 से मार्च 1992 तक वज़ीर आला रहे। उस वक्त विफाक में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। जाम सादिक ने सिंध में बेनज़ीर भुट्टो की सियासत के खिलाफ सख्त मज़ामत की। जाम सादिक जुल्फ़िकार अली भुट्टो की काबीना में वज़ीर बल्दियात भी रहे। ज़ियाउल हक़ के मार्शल लॉ के बाद लंदन और दुबई में जलावतन भी रहे। जाम सादिक बेनज़ीर भुट्टो की पहली हुकूमत में इनके मुशीर भी रहे। बाद में जाम सादिक के पीपल्स पार्टी से इख्तलाफात हो गए। सदर गुलाम इसाक खान की बेनज़ीर भुट्टो से चप्पली शुरू हुई तो पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने का टास्क इन्हें सौंपा गया। 5 मार्च 1992 को बतौर वज़ीर आला जाम सादिक अली का इंतकाल हो गया और फिर एक और दौर भी आया कि इनकी वफात के बाद सिंध के साईं का कुर्रा सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह के नाम निकला। सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह का ताल्लुक मीरपुर खास से था। सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह का ताल्लुक इस्लामी जुमहूरी इत्तेहाद से था। सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह 1992 से 1993 तक वज़ीर आला सिंध रहे। यह भी ऐसा दौर था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सिंध में हुकूमत नहीं थी और इसी तरह से ये मामला चलता रहा। फिर उसके बाद फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगरचे हुकूमत मिली। खैर, इनके दौर की बात करें, सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब 92 से 93 तक वज़ीर आला सिंध रहे। 1993 के इंतखाबात के बाद सिंध में एक बार फिर पीपल्स पार्टी ने इख्तिदार संभाला और मौजूदा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के वालिद सैयद अब्दुल्ला शाह ने सिंध के साईं की गद्दी संभाली। मगर फिर 1997 का दौर आया जिसको कहा जाता है कि मुस्लिम लीग नून की ताकतवर तरीन हुकूमत का दौर। इस इलेक्शन के बाद सिंध में मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत बनाई तो सिंध की वजारत आला लियाकत जतोई के हिस्से में आई और लियाकत जतोई साहब फरवरी 1997 से अक्टूबर 1998 तक वज़ीर आला रहे। सिंध में अमन अमान की बिगड़ी सूरत हाल की वजह से विफाकी हुकूमत ने गवर्नर राज लगा दिया था। तो मुस्लिम लीग नून के दौर में गवर्नर राज लग चुका है सिंध में, तो ऐसा नहीं है कि माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ। 2002 के इलेक्शन के बाद गोटकी से अली मोहम्मद मेहर ने सिंध के पर राज किया। उन्होंने अली मोहम्मद मेहर आज़ाद हैसियत से मुंतखब हुए थे और बाद में काफ लीग में शामिल हो गए थे और फिर दिसंबर 2002 से जून 2004 तक वज़ीर आला सिंध का मनसब संभालने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। अली मोहम्मद मेहर इस वक्त ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के कोटे से विफाकी वजीर बराए नारकोटिक्स हैं। अली मोहम्मद मेहर के इस्तीफे के बाद अरबाब गुलाम रहीम ने सिंध की वजारत आला का मनसब संभाला। जून 2004 से नवंबर 2007 तक वज़ीर आला सिंध रहे। 2008 के इलेक्शन में अरबाब गुलाम रहीम एमपीए तो मुंतखब हुए, लेकिन सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बायस वो कई बरस मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम रहे। माजी में पीपल्स पार्टी के किले में दरार डालने की कोशिशें इतनी कामयाब नहीं रहीं। पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार भुट्टो का सियासी विरसा कैसे बचाती है ये अब देखना है, क्योंकि माजी का हमने आपको सारा किस्सा सुना दिया है। अब एक दफा फिर वैसा ही कुछ इम्तिहान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दरपेश है। मगर जिस तरह पीपल्स पार्टी कह रही है कि कुछ नहीं होगा, तो माजी में कई दफा
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हुकूमत छीनी गई है, या ये आप कह लें कि ऐसा भी मौका आया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत नहीं बना सकी। तो ऐसा नहीं है कि ये दौर कभी आ नहीं सकता। शायद इसी वजह से तहरीक इंसाफ एक दफ़ा फिर भरपूर कोशिशें कर रही है। जैसा कि आपने अभी मेरी जंग लतीफ़ लेजो साहब खुद कह रहे थे, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि GDA की तरफ से भरपूर कोशिशें हो रही हैं, तहरीक इंसाफ भी अपनी कोशिश कर रही है एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए। कल के दिन की अहमियत बहुत बढ़ चुकी है। कल के लिए नोटिस हुए आसिफ अली जरदारी साहब को, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, और कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से वकला का एक पैनल बाकायदा पेश होगा। अगरचे अभी JIT की रिपोर्ट पर उनकी तरफ से जवाब नहीं आया, जबकि मलिक रियाज साहब, बहरिया टाउन के मलिक रियाज साहब खुद कल पेश होने जा रहे हैं और बहुत सी बातें हो रही हैं। खुर्शीद शाह साहब ने तो आज एक धमाकाखेज बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी की गिरफ्तारी हुई तो फिर हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। किसी में इतना जिगर गुर्दा नहीं है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को गिरफ्तार कर सके। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी को गिरफ्तार किया गया तो फिर हालात काबू से बाहर हो सकते हैं, इस तरह का उन्होंने इशारा दिया है। लेकिन एक अजीब बात यह है कि जरदारी साहब के हवाले से उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा? यानी क्या आसिफ अली जरदारी साहब की गिरफ्तारी काबिल कबूल होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए? और उनके लिए तो शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ कानूनी जंग तक अपने आप को महदूद रखेगी। लेकिन अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की गिरफ्तारी होती है तो फिर खुर्शीद शाह साहब जो इशारा दे रहे हैं वो तो ऐसे है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर सड़कों पर आ जाएगी। उनका कहना है कि किसी में जरूरत नहीं है कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी को गिरफ्तार कर सके। लेकिन अब JIT की जानिब से जो जाली अकाउंट सामने आया है, जिस तरह की ट्रांजैक्शन सामने आई, जिस तरह की जाली कंपनियां सामने आई, जो कंपनियां एक दूसरे पर पैसे दे रही थी, 3 बड़ी कंपनीज का एक ट्रायका नजर आया जिसमें बहरिया टाउन है, ओमनी ग्रुप है, जरदारी ग्रुप है। उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी कंपनीज में नाम आ रहा है, फरयाल तालपुर साहिबा का भी नाम है। अब क्या होगा? कल की समात इस लिहाज से बहुत अहम है। एक केस बैंकिंग कोर्ट में भी चल रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के खिलाफ, और उसमें जमानत पर हैं इस वक्त आसिफ जरदारी साहब। और अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, अब देखना यह है कि कल के दिन क्या होता है। अभी तक ये कहा जा रहा है कि वकला का एक पैनल होगा जिसमें लतीफ कोसा साहब भी होंगे और दीगर वकला भी होंगे, वो पेश होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। तहरीक इंसाफ की हुकूमत का, विफाकी हुकूमत का एक बहुत बड़ा इम्तिहान आने वाले दिनों में यह आने वाला है कि जो पैनल इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके पास होंगे तो ये गलत नहीं है सबसे। और दूसरी तरफ क्या होगा? वही जो हमने मुस्लिम लीग नून की क़यादत के पास, मियां नवाज शरीफ के पास महंगे तरीन बड़े तरीन वकील थे, जबकि नैब की तरफ से जो वकील पेश हो रहे थे वो कुछ कमजोर हमें नजर आए। और उसी वजह से फिर आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत से लोग कहते हैं कि उनको जमानत पर मिल गई। क्या इस दफा भी ऐसे होगा? ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए एक बड़ा इम्तिहान है। कल के केस में देखते हैं कि क्या होता है और उस वाले से भी हम आपको आगाह करते रहेंगे। ब्रेक के बाद अहम जो खबरें सामने आई 2018 में उनको देखेंगे और उसके लिहाज से 2019 कैसा रहेगा बात करेंगे एक सीनियर सहाफ़ी से, तज्ज़ियाकार से, इस ब्रेक के बाद। 2018 का साल बस अपने आखिरी मराहिल में है। कुछ ही घड़ियां कहा जा सकता है कि इसकी बाकी हैं। इस साल में बहुत बड़ी बड़ी खबरें सामने आई। इसको बहुत से लोग तब्दीली का साल भी कहते हैं। इसकी अहम खबरों पर नजर डालते हैं और साथ ही साथ 2019 कैसा रहेगा अगर हम 2018 को देखें तो इसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले 2018 की सबसे बड़ी खबर जो रही पाकिस्तान में वो थी ज़ैनब का कत्ल। ज़ैनब एक मासूम बच्ची जिसे बेईमाना तरीके से ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया गया था। जनवरी में कसूर की नन्ही ज़ैनब का ये वाक़या सामने आया और पूरे मुल्क को इस वाक़े ने, इस खबर ने झंझोड़ कर रख दिया था। पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया। कातिल महल्लेदार निकला और इसे 17 अक्टूबर को फांसी दे दी गई थी। एक और बहुत बड़ी खबर 2018 की जो हमारे सामने आई वो थी इलेक्शन में PTI की फतह। और पहली हुआ कि इमरान खान साहब मुल्क के वज़ीर आज़म बने। 2018 इसीलिए तब्दीली का साल कहा जाता है और 25 जुलाई के आम इंतखाबात में अक्सरियत हासिल की इमरान खान साहब की जमात ने। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और विफाक में हुकूमत बनाई और बलूचिस्तान में कोलिशन हुकूमत इनकी है और अब सिंध में भी कोशिशें हो रही हैं। तो एक अजीबो गरीब इस वक्त सियासी सूरत हाल है कि तहरीक इंसाफ जिसके बारे में
पहले तो कहा जा रहा था कि बमुश्किल वो किसी एक सूबे में हुकूमत बनाएगी, लेकिन फिर पंजाब में भी किसी तरह हुकूमत बनाने में कामयाब हुई, बलूचिस्तान में भी कोलिशन गवर्नमेंट बनाई और अब सिंध के बारे में भी सोच रही है, कोशिशें कर रही है। जहांगीर तरीन साहब की नाअहली, ये भी 2018 की एक बड़ी खबर रही। इमरान खान साहब के बहुत ही अहम तरीन रफीक और इनकी भी नाअहली नजर आई, उसी तरह से जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए। और नवाज शरीफ साहब की तो बात अगर की जाए तो वो गिरफ्तारी और उनकी गिरफ्तारी के बाद उनकी रिहाई और फिर गिरफ्तारी, ये भी एक अजीब मामला रहा 2018 का, क्योंकि एमन फील्ड में नवाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा और कैप्टन टाइट सफदर साहब गिरफ्तार हुए, लेकिन उसके बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत पर इनको रिहाई मिली, इनकी सजा मुअत्तल हुई। लेकिन इसके बाद फिर एक और केस चूंकि चल रहा था अल अजीजिया रेफरेंस, उसमें सजा के बाद इन्हें जेल जाना पड़ा। शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब के छोटे भाई, वो भी गिरफ्तार हुए और लाहौर आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल में वज़ीर आला पंजाब, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया। जाली बैंक अकाउंट केस, जिसे अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल है, यानी शेख रशीद साहब जैसे लोग तो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ वाला मामला तो कुछ भी नहीं था, ये उससे भी बड़ा स्कैंडल है, क्योंकि कम से कम 29 बैंक अकाउंट्स हैं, जाली बैंक अकाउंट्स, जिनसे 42 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। एक बहुत बड़ा अहम केस है जिसके बारे में कल एक अहम और बहुत बड़ी ट्रांसमिशन आप बोल न्यूज़ पर भी देखेंगे, उस बारे में भी हम कल भी तफसील से बात करेंगे। आज का दिन भी ये बड़ा, चूँकि ये खबर 2018 की अहम तरीन खबर रही। 2019 की बात आगे ऑपोजिशन के पास हम देख रहे हैं कि ये एक आखिरी मौका होगा, उसके बाद सेनेट में तहरीक इंसाफ मजबूत हो जाएगी, तो क्या स्ट्रेटजी होगी अगले साल, इस बारे में हम बात करते हैं सलमान आबिद साहब से, सीनियर तज्जियाकार है। सलमान आबिद साहब, ये जो 2018 गुजरा, ये तो शरीफ खानदान के लिए बहुत ही बुरा गुजरा, दोनों भाई गिरफ्तार। 2019 में क्या देखते हैं आप? देखिए, बज़ाहिर तो ये लगता था कि 2018 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून एक बड़े मार्जिन के साथ जीतेगी और कम अज़ कम अगर वो वफाक में हुकूमत ना बना सकी तो सूबे में पंजाब में ज़रूर हुकूमत बनाएगी। लेकिन हमने देखा कि 2018 के इंतखाबात जो हैं वो PMLN के लिए और ख़ास तौर पर शरीफ फैमिली के लिए बड़े मुश्किल साबित हुए और वो अपने इक़्तिदार को मेनटेन नहीं कर सके। अब जब आप 2019 की बात कर रहे हैं तो आपको लग रहा है और हमें ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि इस वक्त PMLN एस पार्टी, शरीफ ख़ानदान एस फैमिली अपनी पॉलिटिक्स को मेंटेन करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और उनके ऊपर जहां सियासी मुश्किलात हैं वहीं उनके ऊपर कानूनी पेचीदगियां और कानूनी मुश्किलात भी हैं। और ख़ास तौर पे जो नैब में उनके खिलाफ मुकदमात चल रहे हैं, चाहे वो मुकदमा नवाज शरीफ साहब के खिलाफ है, चाहे शहबाज शरीफ के बारे में है, चाहे हमजा शहबाज के बारे में है, चाहे हसन और हुसैन के बारे में है, मरियम के बारे में है, तो ये सब चीज़ें जाहिर करती हैं कि 2019 में अगरचे नवाज शरीफ साहब बड़े अपने तरफ से मजबूत असाब के तौर पे दिखा रहे हैं कि उनके खिलाफ तमाम मुकदमात जाली हैं, उन्हें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई है, एक नेक्सिस है जो उनके खिलाफ काम कर रहा है। लेकिन हमें ये नज़र आ रहा है कि 2019 भी नवाज शरीफ साहब की सियासत के हवाले से और ख़ास तौर पे शरीफ फैमिली की सियासत के हवाले से कोई अच्छा नज़र नहीं आ रहा। फिर हमें ये भी नज़र आ रहा है कि 2019 में खुद मुस्लिम लीग नून का बड़ा इम्तहान ये है कि वो कैसे एस पार्टी अपने आप को इंटैक्ट रखती है, क्योंकि सारी की सारी लीडरशिप जो है इस वक्त कानूनी पेचीदगियों के अंदर गिरफ्तार है और एहतसाब की जो लहर है वो बहुत शिद्दत के साथ हम देख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार इस बात का अंदिया दे रहे हैं कि वो इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो बज़ाहिर ये लगता है कि 2019 का साल भी नवाज शरीफ की फैमिली के लिए और मुस्लिम लीग के लिए एक मुश्किल साल है। अलबत्ता ये जो खबरें चल रही हैं कि क्या नवाज शरीफ साहब कोई डील कर सकेंगे, मुझे लगता है कि उसके इम्कानात भी बज़ाहिर। पीपल्स पार्टी का क्या हो? पीपल्स पार्टी 2019 में कहां खड़ी देख रहे हैं आप? पार्टी का भी मुश्किल ये है कि वो भी नवाज शरीफ साहब की फैमिली की तरह जो जरदारी फैमिली है पीपल्स पार्टी में, वो भी इस वक्त एक बड़ी मुश्किल में नजर आ रहे हैं और एहतसाब का शिकंजा जो है वो उनके ऊपर भी उतनी तेजी से गिरफ्त कर रहा है जितना कि हमने नवाज शरीफ साहब की फैमिली के ऊपर देखा है। और आपने देखा कि ये जो GIT की रिपोर्ट आई है मनी लॉन्ड्रिंग की, ये मेरे अपने ख्याल के मुताबिक पनामा से एक बहुत बड़ा स्कैंडल है जिसमें एक नेक्सिस है, चाहे वो उसमें आप सिंध हुकूमत को शामिल कर लें, पीपल्स पार्टी को शामिल कर लें, जरदारी ख़ानदान को शामिल कर लें, बैंक्स के सरबराहान और ऑफिसर को शामिल कर लें, ब्यूरोक्रेसी को शामिल कर लें और जो वहाँ का इंडस्ट्रियलिस्ट तबका जो ओमनी ग्रुप है उसको शामिल करें, तो लगता है कि पूरे सिंध में एक माफिया की तर्ज के ऊपर जो है ना एक बड़ी डकैती जो है वो रियासती वसाइल पे की गई है।
सो मुझे लग ये रहा है कि पीपल्स पार्टी इस दफ़ा बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार होगी और आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी समेत बहुत से सिंध के अंदर ब्यूरोक्रेट्स भी अंदर होंगे और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के जो लोग हैं वो भी अंदर होंगे। अलबत्ता पीपल्स पार्टी भी कोशिश करेगी मुस्लिम लीग नून की तरह कि इस सारे मामलात को एक पॉलिटिकल रंग दिया जाए। जैसे कि जरदारी साहब कहते हैं कि 18वीं तरमीम जो है वो रुकावट बनी हुई है, वफाक उसे ख़त्म करना चाहता है, एस्टैब्लिशमेंट उसके खिलाफ है, फिर सिंध कार्ड भी वो खेलेंगे, पार्लियामेंट के अंदर भी शोर मचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लगता यह है कि पार्लियामेंट से बाहर यानी सड़कों पर शायद कोई बहुत बड़ी पीपल्स पार्टी मजमा इकट्ठा ना कर सके। अलबत्ता शोर शराबा जरूर मचाया जाएगा, उससे वफाक में और जो सिंध हुकूमत है उसके दरमियान भी जो है ना बदइतमादी पैदा होगी। और साथ साथ खास तौर पे ये जो गवर्नर राज की बातें हो रही हैं और सिंध हुकूमत की तब्दीली की बातें आ रही हैं, ये भी लगता है कि आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी को एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार होना पड़ेगा। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मसला यहाँ पीपल्स पार्टी का नहीं है और ना PMLN का है, बल्कि दो बड़े जो सियासी खानदान हैं, जरदारी खानदान और नवाज शरीफ खानदान, इनके लिए मैं 2019 जो है कोई इतना अच्छा साल नहीं देख रहा। उसकी वजह यह है एहतसाब के शिकंजे में इस वक्त हमारी जो अदालतें हैं, हुकूमत है, नैब है और इदारे हैं। लोगों का तो मसला जो है ना कि ये दो खानदानों के लिए ज्यादा मुश्किल है ना कि दो जमातों के लिए। तो ये पीपल्स पार्टी और नून लीग तो शायद रहेगी, लेकिन नवाज शरीफ साहब का खानदान सियासत में इतना ज्यादा नजर आएगा और जरदारी साहब की भी शायद हमें सियासत में उतना ज्यादा असर रसूख ना नजर आए। लेकिन मईशत का क्या होगा? आम आदमी जो है वो तो सबसे ज्यादा ये सोच रहा है कि जो अभी मुश्किलात हैं क्या वही रहेंगी या 2019 में कुछ मुश्किलात लोगों की कम हो जाएंगी? देखिए, हुकूमत के सामने 2019 जो है वो दो बड़े चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज जैसे आपने खुद कहा कि एक मालियाती बुरहान है कि किस तरह से हुकूमत एक माशी बुरहान को एक माशी तरक्की में और माशी खुशहाली में ट्रांसलेट करती है। अभी तक हम IMF के पास नहीं गए हैं। हमने कोशिश की है अपने हमसाय ममालिक की मदद के साथ हम अपने माशी इमीडिएट मसलों को रिजॉल्व कर सकें, लेकिन बहरहाल हमें IMF के पास भी जाना है। तो देखना होगा कि अगले 5-6 महीनों में हुकूमत क्या ऐसे माशी इक़दाम उठाती है जिससे माशी सूरत हाल बेहतर होगी। क्योंकि अगर हमारी मईशत ठीक ना हुई और इससे एक नया बुरहान पैदा हुआ तो फिर और पैसा भी हम इकट्ठा ना कर सके मुल्क के अंदर से भी और मुल्क के बाहर से भी, तो जो सियासी बुरहान है वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि सियासी बुरहान भी हमारा माशी बुरहान के साथ जुड़ा हुआ है। एक बात तो यह है। और दूसरा बड़ा चैलेंज ये है कि इमरान खान साहब जो एहतसाब के मौक़िफ़ के पर बड़े अपना एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ रखते हैं, वो किस हद तक कामयाब होते हैं एहतसाब के अमल में। ख़ास तौर पे उन्होंने जो कहा था कि वो लूटी हुई दौलत को वापस लेके आएंगे, उसमें किस हद तक कामयाब होते हैं। और ये जो मुख्तलिफ मुल्कों के साथ शहजाद अकबर के बकौल हमने माहिदे किए हैं, उसमें किस हद तक कामयाब होते हैं। और ख़ास तौर पर यह भी देखना होगा कि क्या यह एहतसाब जो है सियासत की नज़र हो जाता है या ये बिला तफरीक होगा। तो एक दूसरा बड़ा चैलेंज ये है। और तीसरा बड़ा चैलेंज ये है कि जो आम आदमी है, जो कमज़ोर तबकात है, उसको हुकूमत क्या ऐसे माशी रिलीफ, सियासी रिलीफ देगी जिससे उनका एतमाद हुकूमत पे बढ़ेगा, इमरान खान के ऊपर बढ़ेगा और उनको लगेगा कि बाकी ये हुकूमत जो है एक आगे की तरफ बढ़ रही है। तो मैं समझता हूँ ये तीन बड़े चैलेंजेस जो हैं PTI की हुकूमत। आखिरी सवाल सलमान साहब, आखिरी सवाल, 20 में सेनेट में क्या होगा? क्योंकि ये तो लग रहा है कि अपोजिशन के पास अब ये आखिरी मौका है भरपूर मुश्किल में लाने का इस वक्त तहरीक इंसाफ को, क्योंकि उसके बाद तो फिर जो इस वक्त कोलिशन आप हुकूमत कह लें या तहरीक इंसाफ की हुकूमत कह लें, सेनेट में तो फिर वो मेजॉरिटी ले जाएगी 2020 में। देखिए, अपोजिशन के पास मसला यह है कि जब इमरान खान की हुकूमत बनी थी तो अपोजिशन ने कोशिश की थी एक ज्वाइंट अपोजिशन अलायंस बनाया जा सके। और आपने देखा कि मौलाना फजल रहमान ने तो यहाँ तक कहा था कि हमें असम्बलियों में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें अपोजिशन के अंदर कोई यकसुई जो है वो नज़र नहीं आई और उनके अंदर जो तकसीम थी उसका फ़ायदा तो बहरहाल हुकूमत को हुआ। अभी भी इस वक्त हमें एक सियासी रोमांस तो नज़र आ रहा है पीपल्स पार्टी में और PI में और PMLN में एहतसाब के नाम पर कि एक मुश्तरका हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ा जाए। लेकिन मुझे लगता यह है कि अपोजिशन बाकी मामलात के ऊपर कम आएगी, उनका सारा जोर एहतसाब के ऊपर रहेगा। और एहतसाब के अंदर भी जब ये पीपल्स पार्टी और PMLN मिलकर जोर लगाएंगे या कोशिश करेंगे तो लोग ये कहेंगे कि दोबारा सियासी रोमांस इन दोनों जमातों का जाग गया है और इस रोमांस के जागने की वजह जो है वो एहतसाब का डर और खौफ है। अलबत्ता जो जैसे आपने खुद इंडिकेशन दिया कि 2020 में जब सेनेट की तरतीब बदलेगी तो फिर ये कानून साजी का जो मसला जिसको इस वक्त हुकूमत को दरपेश है वो भी ख़त्म होगा और इससे अपोजिशन सुकड़ेगी। अपोजिशन के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बाकी बचता है कि वो ज्वाइंट अपोजिशन JUI, ANP, PMLN, पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों के साथ, छोटी जमातों के साथ मिलकर अगर वो कोई मुश्तरका अलायंस बनाने में कामयाब हो जाएं तो शायद वो हुकूमत पर एक बड़ा दबाव डाल सकते हैं।
लेकिन वो भी दबाव जो है पार्लियामेंट की सियासत के अंदर तो हो सकता है, सड़कों पे मुझे कम से कम 2019 का जो साल है उसमें कोई बड़ी सियासी तहरीक। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान आबिद, वक्त दिया। चूंकि अगले हफ्ते अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मेरी जंग प्रोग्राम में, तो सुबह तो एक खुसूसी ट्रांसमिशन में हम आपके साथ होंगे सुबह से ही, लेकिन चूंकि अब ये आखिरी घड़ियां हैं इस साल की, तो अगले साल के लिए उम्मीद है, दुआ गो हैं हम भी कि पाकिस्तान के लिए ये अमन का साल हो, खुशहाली का साल हो, पाकिस्तानियों के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए। और आप भी हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफ़रतों और औलाद के गम से महफूज रखे। कल बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन देखना मत भूलिएगा। सुबह से ही हम आपके लिए खुसूसी ट्रांसमिशन लेकर आ रहे हैं, क्योंकि कल एक बहुत ही अहम समात है सुप्रीम कोर्ट में GIT रिपोर्ट के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, जाली अकाउंट्स के बारे में ये सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आ चुकी है। बड़े बड़े इसमें इंकशाफात हुए हैं। सिर्फ एक की तरफ मैं इशारा करता चलूँ प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले कि 53.4 अरब रुपए, तकरीबन 54 अरब रुपए के कर्जे ओमनी ग्रुप के वाजिबुल अदा हैं। आप सोचें कि किस तरह से इस मुल्क को खाया गया है। ये इंकशाफ और बहुत सी बातें कल आपके साथ होंगी इंशाल्लाह सुबह से ही। इजाज़त दीजिए मोहम्मद उसामा गाजी को। अल्लाह हाफिज़। मेरी जंग जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।